तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जो कि ये था आपका, ये कंपाउंड है ए, उसको जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है तो देता है कंपाउंड बी। कंपाउंड बी सोडियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता और HBr के साथ जब रिएक्ट करता है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता है, वो क्या है सी। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कंपाउंड ए जो है वो हमारे अल्कोहल या ईथर के फॉर्मूला में फिट बैठता है। तो दो कार्बन का या तो हो सकता है कि अल्कोहल या फिर क्या हो सकता है आपका ईथर, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। फिर जब हम इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो ईथर इस तरीके की कोई रिएक्शन हमें देता नहीं है, अब तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब कंपाउंड ए जो है वो आपका ईथर तो नहीं हो सकता। तो कंपाउंड ए तो हम लोगों को कंफर्म हो गया कि क्या है, आपका इथेनॉल है। अब आप उसको ट्रीट कराते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, तो टेम्परेचर, अब दो कंडीशन टेम्परेचर में भी है, या तो 443 केल्विन या फिर 413 केल्विन। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना दी। अगर हमने 413 केल्विन लिया होता तब हमें क्या मिलता, तब हमें मिलता ईथर। अगर हमने 443 केल्विन लिया होता तब हमें क्या मिलता, ईथीन। अब हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों ही सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो फिर हिंट हमें HBr से मिलेगा। अगर आपने इस ईथर पर HBr की रिएक्शन कराई तो यहां से आपका ये H ये बन जाएगा अल्कोहल और यहां जुड़ जाएगा Br। तो आपको कंपाउंड कितने मिलते, दो। तो आपके पास लिखा होता CND। अगर CND लिखा होता तो B जो है वो हमारा क्या होगा, ईथर। पर अगर हम लोग सिर्फ एल्कीन पर HBr का अटैक कराते हैं, H2O2 नहीं लिखा हुआ है, मतलब ठीक। तो अगर हम लोग HBr का अटैक कराते हैं एल्कीन पर, इथीन पर, तो वो मार्कोनिकोव रूल से जाएगा और आपका Br जो है इस कार्बन पे यहां तो किसी से भी जुड़ सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ एक ही कंपाउंड मिलेगा, तो ये ही क्या है हमारे लिए C, और यहाँ इथीन जो है वो ही हमारे लिए क्या है, B। तो हम लोग यहाँ इस ईथर वाले ऑप्शन को नहीं लेंगे और टेम्परेचर हम लोग 413 केल्विन भी नहीं रखेंगे। तो ए तो है आपका क्या, इथेनॉल। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन। बी है आपके पास में इथीन और HBr का अटैक कराने पर जो आपको सी मिल रहा है वो है आपका ब्रोमोइथेन। तो अल्कोहल से ईथर बनाने के बाद हम लोग हमारे ईथर्स बनाने के दूसरे प्रोसेस पर चलते हैं जो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, या इसे हम लोग विलियमसन्स सिंथेसिस भी कह सकते हैं। ये भी हम लोग पहले करके आ चुके हैं, एक बार फिर से करते हैं। होता क्या है, जब हम लोग प्राइमरी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तब हमें मिलता है ईथर और साथ में हमारा सोडियम हैलाइड, ठीक है। अब देखो तो यहां से NaOH मिल गया, इसका R और इसका R जुड़ गया। हो सकता है दोनों एक जैसे हो R, या हो सकता है दोनों क्या हो, डिफरेंट। पर विलियमसन सिंथेसिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है अपने लिमिटेशंस की वजह से। लिमिटेशन आपको याद रखिए बच्चों, आपको अल्काइल हैलाइड हमेशा ही क्या लेना है, प्राइमरी। ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक या एलिफेटिक सोडियम एल्कोक्साइड हो सकता है, ये सिर्फ प्राइमरी होगा और कौन सा होगा, एलिफेटिक ही होगा, मतलब एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। इसके रीजंस को भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं कि भाई मुझे सबसे पहले तो ये अल्काइल हैलाइड बनाना आना चाहिए, जो कि चैप्टर 10 में हम लोग इसकी प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, और बनाना आना चाहिए सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड हम लोग इस चैप्टर में ही करके आए हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अगर आपने किसी अल्कोहल की रिएक्शन करा दी NaOH के साथ में तो आपको क्या मिलता है, RONA, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर आपको तैयार करना हो तो आप कैसे तैयार कर सकते हैं, अल्कोहल से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको कि भाई विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनता है जिसमें से अल्काइल हैलाइड जो आप लेंगे वो हमेशा कौन सा डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री ही होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि मुझे ईथर बनाना है CH3OCH2-CH3 और किस रिएक्शन से, विलियमसन सिंथेसिस से। तो अब मैं अल्काइल हैलाइड और सोडियम
या तो अल्काइल हैलाइड हो एक कार्बन का और 2 कार्बन का क्या हो सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। या फिर दूसरी तरफ देखो यहां 2 कार्बन है, या तो 2 कार्बन का क्या हो आपके पास में अल्काइल हैलाइड और इधर बचा कितना 1 कार्बन और 1 कार्बन का आपके पास में क्या हो सोडियम एल्कोक्साइड। अब आपको इन दोनों में से उसको सेलेक्ट करना है जिसमें अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री ही हो। अब मजे की बात यह है कि यहाँ इन दोनों ही केसेस में अल्काइल हैलाइड क्या है 1 डिग्री, तो इसका मतलब ये ईथर विलियमसन सिंथेसिस से अगर आपको बनाना है तो आप इन दोनों में से किन्हीं भी कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगर आपने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया तो क्या होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर आपने लिया तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और आपको एक तो मिलेगा हैलाइड आयन और क्या मिलेगा आपको एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन। दूसरी तरफ सोडियम एल्कोक्साइड से आपको मिल जाएगा सोडियम आयन और साथ में एल्कोक्साइड आयन। ये आपका हैलाइड आयन है X-, ये तो सोडियम आयन के साथ मिलकर बना देगा NaX सोडियम हैलाइड। दूसरी तरफ ये जो आपका CH3O- है एल्कोक्साइड आयन, इसको H+ चाहिए, ठीक है, इसको क्या चाहिए H+ चाहिए। इतना बड़ा ग्रुप ना चाहिए, ये क्या चाहता है एक छोटा सा H+। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है हाइड्रोजन पर नहीं, तो यहाँ क्या करना होगा आपको, ये अल्फा कार्बन है तो ये होगा बीटा कार्बन। बीटा कार्बन का H+ आपको इसे देना पड़ेगा और जब बीटा कार्बन का H+ जाएगा तो ये दोनों कार्बन आपस में क्या बना देंगे डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ईथर की जगह क्या मिलेगा, एक तो एल्कीन एक सोडियम हैलाइड और आपको क्या मिलेगा एल्कोहल। इस वजह से हम लोग कभी भी 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि फिर इंटरमीडिएट आपको मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाता है। इसी तरीके से अगर मुझे विलियमसन सिंथेसिस से ये ईथर बनाना है तो मैं क्या कौन सा अल्काइल हैलाइड लूंगा और कौन सा मैं क्या लूंगा सोडियम एल्कोक्साइड। इसकी 2 पॉसिबिलिटी, पहले मैं इधर देखता हूं इस ऑप्शन से जुड़ा हुआ ये ग्रुप है तो यहाँ इस कार्बन से मैं हाइड्रोजन को जोड़ दूं और जो इस तरफ बच गया उससे जोड़ दूं सोडियम, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। पर इसमें 3 डिग्री क्या लेना पड़ेगा मेरे को अल्काइल हैलाइड। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, इस तरफ तो मैं क्या जोड़ दूं सोडियम एल्कोक्साइड जो 3 डिग्री है, पर इस तरफ जो एक कार्बन बचा है उसे क्या जोड़ दूं क्लोरीन, तो ये कौन सा बन जाएगा 1 डिग्री। और हमें पता है विलियमसन सिंथेसिस में हमेशा आपको वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें अल्काइल हैलाइड कौन सा डिग्री हो 1 डिग्री हो। तो हमारे लिए नीचे वाला पेयर करेक्ट है और ऊपर वाला पेयर क्या है गलत है। इसी तरीके से अगर मुझे एनिजोन बनाना है तब मैं विलियमसन सिंथेसिस के लिए कौन से पेयर को सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने 2 पेयर बना दिए हैं, या तो इस बेंजीन वाले पर मैं सोडियम एल्कोक्साइड बनाऊं और जो एक कार्बन बच गया उस पर मैं अल्काइल हैलाइड, या फिर ये जो बेंजीन वाला है इस पर मैं क्लोरीन जोड़ के क्लोरोबेंजीन बना दूं और जो एक कार्बन बच गया उसमें सोडियम एल्कोक्साइड। देखो क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में ही प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है पहले केस में मुझको मिल रहा है, तो इस वजह से मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है। पर आपको कभी-कभी बोर्ड में पूछा जाता है कि विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू हम लोग जब एनिजोन बनाते हैं तब उसमें क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं लिया जाता। तब बच्चों आपको रीजन ये नहीं लिखना है कि क्लोरोबेंजीन लेने पर आपको एल्कीन मिलेगा। सुनिए क्यों, क्योंकि यहाँ बेंजीन में ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, एल्कीन ऑलरेडी बेंजीन के अंदर है और ये जो एक कार्बन है एक कार्बन का एल्कीन कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप एल्कीन नहीं लिखेंगे इसमें, आप क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्योंकि क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या शो करेगा रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस हम लोग चैप्टर 10 में अच्छे से बना करके आए हैं। तो रेजोनेंस की वजह से क्लोरीन और बेंजीन के कार्बन के बीच में क्या आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, जिस वजह से यहां से क्लोरीन को हटा पाना क्या हो जाता है मुश्किल। देखो अगर क्लोरीन हटेगा ही नहीं तो इसके साथ रिएक्ट करके एनिजोन बनाएगा ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लिखना है, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन ऑफ बेंजीन, so it becomes difficult to break that bond.
Therefore, chlorobenzene is not used to prepare anisole through Williamson's synthesis. तो बच्चों आपको वीडियो को पॉज करके ये 6 कन्वर्जन परफॉर्म करने हैं, मैं प्रोनाउंस कर देता हूं। पहला है फिनॉल को कन्वर्ट करना है एनिजोल में, दूसरे में इथीन को कन्वर्ट करना है डाइइथाइल ईथर में, तीसरे में प्रोपेन 1-ऑल को कन्वर्ट करना है डाइआइसोप्रोपाइल ईथर में, चौथे में बेंजीन को कन्वर्ट करना है एनिजोल में, पांचवे में इथाइल अमाइन को कन्वर्ट करना है डाइइथाइल ईथर में, और छठे में मिथेनल एल्डिहाइड है, इसको कन्वर्ट करना है डाइइथाइल ईथर के अंदर। वीडियो को पॉज करके परफॉर्म कीजिए। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस के रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर मैंने बना दिए हैं, आप कोशिश कीजिए। तो देखिए जो पहले कन्वर्जन में फिनॉल को एनिजोल में कन्वर्ट करना है, ये आपका एरोमेटिक है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन जो बनाया उसमें भाई हमने 2 पेयर सेलेक्ट किए थे एनिजोल बनाने के लिए, जिसमें क्लोरोबेंजीन नहीं लिया था, हम लोगों ने सोडियम फिनॉक्साइड और मिथाइल क्लोराइड को लिया था। तो इसका मतलब आप इसे क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इसे कन्वर्ट करें किसके अंदर, सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर। और अल्कोहल से सोडियम अगर आपको ये बनाना है तो फिर आप किसके साथ रिएक्शन कराइए, NaOH के साथ, आपको मिला सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर आपने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू आपने बना दिया क्या, NaCO। दूसरे में देखते हैं इथीन को डाइइथाइल ईथर में कन्वर्ट करना है। ये आपका प्रोसेस कई तरीकों से हो सकता है। अब देखो अगर आपको ये बनाना है डाइइथाइल ईथर तो 2 तरीके, या तो इथेनॉल होता और उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराते 413 केल्विन पर, उससे भी बन जाता। या फिर दूसरा तरीका ये कि अगर आपके पास इथेनॉल है तो विलियमसन सिंथेसिस में जाना है तो उसकी रिएक्शन CH3 CH2Cl या Br के साथ करा दीजिए। या फिर 2 कार्बन का अगर आप अल्काइल हैलाइड लेते हो, प्राइमरी होता है, तो उसको आप किसके साथ ट्रीट करा दो, उसको आप ट्रीट करा दीजिए आपके सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, तो अगर मैं एल्कोहल वाले रास्ते पे जाता हूं तो मुझे एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। बेस्ट सुटेबल तरीका हमारे पास में क्या है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, जिसमें H2SO4 की प्रेजेंस में हम लोग H2O का अटैक कराते हैं, या फिर से H3O+ लिख सकते हो। इससे मार्कोनिको से आपको क्या मिल गया, इथेनॉल। अब यहां से आप चाहें तो कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन करा दीजिए, या फिर आप चाहें तो यहां मिथाइल ब्रोमाइड का अटैक करा सकते हैं। इन दोनों में से एक ही पाथ आपको फॉलो करना है। या फिर मैं इससे 2 कार्बन का क्या बना दो, अल्काइल हैलाइड, तो मार्कोनिको रूल से HBr का अटैक कराया, तो जब ये Br जुड़ गया तो 2 ही कार्बन का मैंने सोडियम इथोक्साइड लेकर के अटैक करवा दिया। नेक्स्ट कन्वर्जन है प्रोपेन 1 और 2 डाइआइसोप्रोपाइल ईथर में कन्वर्ट करना है। देखो जो डाइआइसोप्रोपाइल ईथर में आप दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ 2 डिग्री ही कंपाउंड है, चाहे आप सोडियम एल्कोक्साइड ले लो, चाहे आप अल्काइल हैलाइड ले लो। अब आप अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री तो ले सकते नहीं, तो इसका मतलब विलियमसन सिंथेसिस को अवॉइड करना पड़ेगा इस प्रिपरेशन के दौरान। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अल्कोहल को ट्रीट कराना पड़ेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर। अब क्योंकि इस बीच वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो आपको जो अल्कोहल चाहिए वो भी ऐसा ही चाहिए जिसमें इन 3 कार्बन में से बीच वाले कार्बन में क्या जुड़ा हुआ हो, OH, जिसको आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। अब जो समस्या ये है कि यहां तो पहले कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, तुम्हें चाहिए ऐसे कार्बन पर जिसमें OH हो बगल वाले कार्बन पर। जब भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगल बगल एडजेसेंट कार्बन पर चेंज करनी होती है, तब हम लोग मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव रूल का इस्तेमाल करते हैं। और मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है सिर्फ एल्कीन पर। तो आपके पास जो टास्क है वो ये है कि इस अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कीजिए, मतलब इसका डिहाइड्रेशन कराइए। और एल्कीन है, ईथर नहीं, इस वजह से कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा और टेम्परेचर 443 केल्विन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास में मिल गया है आपको एल्कीन। आप चाहते हैं OH माइनस इस बीच वाले कार्बन पर जुड़े जहां हाइड्रोजन क्या है, मिनिमम, मतलब मार्कोनिकोव रूल,
और एल्कीन से मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए अल्कोहल बनाने के लिए एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ बेंजीन को एनिजोल में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन 2-3 बार हम करके आ चुके हैं। जो पेयर है वो हमें पता है कि भाई सोडियम फिनॉक्साइड और मिथाइल क्लोराइड, तो आखिरी की रिएक्शन तो ये है। अब मुझे कुछ भी करके बेंजीन को सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करना है। ये सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल से मिल जाएगा अगर NaOH के साथ ट्रीट कर दिया जाए। बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है। अब भाई बेंजीन फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे रिएक्शन याद हो या ना याद हो, हम लोगों को डाउस प्रोसेस जरूर याद होगा जो चैप्टर 10 और इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, जिसमें क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं 623 केल्विन पर। उस समय में क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है फिनॉल। अब बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, क्लोरीनेशन कराना है, एनहाइड्रस AlCl3। ये फ्रीडल क्राफ्ट जो हेलोजिनेशन है, सिर्फ हेलोजिनेशन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वो रिएक्शन है, 11th में भी हमने की है। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। इथाइल अमाइन को डाइथाइल ईथर में कन्वर्ट करना है। ये 2-3 तरीकों से हो सकता है। जैसे इथाइल अमाइन को मैं पहले अल्कोहल में कन्वर्ट कर दूं, उसके लिए मुझे चाहिए नाइट्रस एसिड HNO2, और फिर अल्कोहल को सोडियम एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करूं, उसके लिए मुझे चाहिए NaOH, या उल्टा कर सकता हूं, इस अल्कोहल को मैं इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकता हूं डाल्टन्स प्रोसेस के थ्रू, उसके लिए SOCl2 लेना पड़ेगा। अगर मैंने सोडियम एल्कोक्साइड बनाया तो इथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराऊंगा, और अगर मैंने इथाइल क्लोराइड बनाया तो उसको मैं ट्रीट कराऊंगा सोडियम इथोक्साइड के साथ। पर बच्चों इसमें 3 स्टेप लग जाएंगे। हम लोग ज्यादा मार्क्स पाने के लिए कम से कम स्टेप्स में कन्वर्जन को करने की कोशिश करते हैं। तो एक और तरीका है, अगर प्राइमरी अमाइन को टिल्डन्स रिएजेंट नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाए तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर क्या, इथाइल क्लोराइड। और अब आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ। मिथाइल को डाइथाइल ईथर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, 2 स्टेप का है। देखो अगर इथेनॉल होता तब हमें ये आसानी से मिल जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन पर। अब सवाल ये है कि मुझको एक ऐसा अल्कोहल बनाना है जिसमें एक कार्बन बढ़ रहा हो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो आपके पास में बेस्ट रिक्वायर्ड रिएजेंट है, क्योंकि एक कार्बन का एल्डिहाइड ऑलरेडी है, एक और कार्बन आपको चाहिए, तो आप ग्रिग्नार्ड में क्या लेंगे, CH3MgCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए ईथर्स की आज हम लोग सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी 2 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट। ये जो ईथर्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। कारण क्या है, कारण ये है कि 2 अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं ये क्या करते हैं, ये इस कंपाउंड की पोलैरिटी को घटा देते हैं। ठीक है, जबकि अल्कोहल में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप होता है जिसकी वजह से पोलैरिटी का मतलब होता है 2 पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ दोनों R पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव पोल तो साफ साफ नजर आ रहा है, पर पॉजिटिव पोल में हम लोग देख रहे हैं कि किसे पॉजिटिव माने, क्योंकि दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं। तो इसकी पोलैरिटी डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, और डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो है वो कमजोर हो जाएंगे। तो इस वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईथर से, और ईथर का ज्यादा होता है किससे, अल्काइल हाइड्राइड से, क्योंकि इसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन जो है वो कुछ हद तक पानी के साथ में या किसी दूसरे ऐसे कंपाउंड के साथ जिसका हाइड्रोजन हो क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। पर फिर भी ईथर बहुत ही कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि खुद ईथर में हाइड्रोजन है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा मोलर मास होगा, क्योंकि मोलर मास जितना ज्यादा होता है वैन डेर वाल्स फोर्सेस उतने क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड न होने की वजह से ये वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल है। और दूसरा कारण ये कि यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं जो होते हैं हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है, जो कार्बन का बना होता है, वो वाटर में है इनसॉल्युबल। तो इन 2 हाइड्रोफोबिक पार्ट्स की वजह से आपका ईथर वाटर के अंदर बहुत ही ज्यादा इनसॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में इनकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। चलिए, थैंक यू।